दोस्तों, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने साफ ऐलान कर दिया है कि अगर सोमवार को होने वाले संसद मार्च में सोनम वांगचुक खुद शामिल नहीं हो पाए तो खुद अपने पति को रिप्रेजेंट करते हुए पूरे मार्च की अगुवाई करेंगी। और यही वो बयान है जिसने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है, क्योंकि सरकार ने सोचा था कि सोनम वांगचुक को उठा लेंगे, मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जहां एक आदमी को उठाया वहां अब 10 आदमी खड़े हो गए हैं। जहां एक आवाज को दबाने की कोशिश की वहां अब सैकड़ों आवाजें उठ खड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद सोनम वांगचुक की पत्नी ने कमान अपने हाथों में ले ली है और सरकार को साफ बता दिया है कि हौसले को कोई बीमारी नहीं रोक सकती। और वैसे भी सोनम वांगचुक कोई बीमार नहीं है। सरकार को तो बस एक बहाना चाहिए था कि सोनम वांगचुक को वहां से कैसे हटाया जाए, और सरकार को यह बहाना मिल गया। आज देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ उसने हमारे देश के लोकतंत्र को शर्मसार करके रख दिया है। दोस्तों, पुलिस ने जिस तरीके से कानून तोड़ा, जिस तरीके से हाईकोर्ट की धज्जियां उड़ाई, जिस तरीके से सफेद पर्दे लगा करके सादी वर्दी में एक बुजुर्ग गांधीवादी को उठाया, उससे कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब सोनम वांगचुक के समर्थन में पूरा देश खड़ा हो चुका है। सरकार ने जिस तरीके से सोनम वांगचुक को कल दिल्ली के जंतर मंतर से उठाया, उसे लेकर के पूरे देश में एक आक्रोश देखा जा रहा है। इस बीच बहुत सारी नामी हस्तियां सोनम वांगचुक के समर्थन में खड़ी होनी शुरू हो चुकी है। और इस समय सोनम वांगचुक के समर्थन में कुछ मजबूत आवाजें आ रही है, जो आवाजें सत्ता को हिला देती है। ऐसी मुखर आवाजें, सबसे पहले बात करते हैं प्रियंका भारती की, जिन्होंने आज मोदी सरकार की जमकर के धज्जियां उड़ाई है। प्रियंका भारती ने साफ शब्दों में सरकार को घेरा है, सरकार की तानाशाही पर सवाल उठाए हैं और अमित शाह पर सीधा हमला बोला है। सुनिए प्रियंका भारती ने क्या कहा है। शाह अपनी बौखलाहट में पागल हो चुके हैं। पहले 700 किसानों की शहादत, जो छात्र पेपर लीक का विरोध कर रहे थे उनका सर कपार फोड़ना, और अब दिल्ली में जंतर मंतर पर एक भूख हड़ताल पर 20 दिन से बैठे हुए व्यक्ति को, निहत्थे व्यक्ति को, जो संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे देश के युवाओं के लिए, देश के भविष्य के लिए, पेपर लीक्स ना हो उसके लिए, उनको उठा लिया गया है। आंदोलनकारी अभिजीत दिपके दलित समुदाय से आते हैं। उन्होंने कहा है कि उनको मारा पीटा गया है। ये कौन सा तरीका है? दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने कोर्ट का ऑर्डर फॉलो किया है। कोर्ट ने तो कहा था कि उनका हेल्थ पे ट्रैक रखना है, हेल्थ अपडेट लेते रहना है। कोर्ट ने उठा लेने के लिए कहा था क्या? तानाशाह पूरी तरीके से अपना आपा खो चुके हैं, वो पागल हो चुके हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि देश में समस्याएं क्या चल रही हैं। आपके इसरो के साइंटिस्ट इसरो छोड़ के जा रहे हैं। एक वैज्ञानिक अनशन पर भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, कई स्टूडेंट्स वहां पे बैठे हुए, उनसे घबरा रहे हैं। समस्याओं का पता कैसे होगा इनको? देश में रहते कहाँ हैं? विदेश घूमते हैं, जब चुनाव होते चुनाव में आते हैं, प्रचार करते हैं, जाते हैं, क्योंकि इनके भीतर सनक है। सनक इस बात की कि हर इंस्टीट्यूशन को इन्होंने अपनी पॉकेट में रख रखा है। पर लोकतंत्र की नींव इतनी कमजोर नहीं होती है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से आपका विरोध तो होगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि हर भाजपाई को ये कहने में शर्म आएगा कि मैं कभी भाजपाई था, क्योंकि देश के लोकतंत्र को पूरी तरीके से बर्बाद करने में एक कसर भाजपाइयों ने नहीं छोड़ी है। पूरा देश आपको देख रहा है, और पूरा देश आपको क्रिटिसाइज भी कर रहा है, और पूरा देश आपके विरोध में उठ खड़ा होगा। याद रखिएगा, संस्थाओं को पॉकेट में कर सकते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को पॉकेट में नहीं कर सकते हैं, और वो इस देश। तो ये थी प्रियंका भारती, जिन्होंने बहुत ही तीखे अंदाज में मोदी सरकार को घेरा है। और सच बताऊं तो उनकी बात में दम है दोस्तों, क्योंकि जब देश की संस्थाओं को जेब में रखने की कोशिश होती है, जब देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला जाता है, जब निहत्थे लोगों के साथ ऐसा सलूक होता है, तो सवाल तो उठेंगे ही। और ये सवाल किसी विपक्षी पार्टी के नहीं है, ये सवाल देश की जनता के हैं, इस देश के हर उस नागरिक के हैं जो संविधान में यकीन रखता है, जो लोकतंत्र में यकीन रखता है, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन को अपना अधिकार समझता है। प्रियंका भारती ने एक बहुत ही जरूरी बात कही कि लोकतंत्र की नींव इतनी कमजोर नहीं होती, और ये बात हर उस आदमी को याद रखनी चाहिए जो सोचता है कि सरकार जो चाहे वो कर सकती है। नहीं साहब, लोकतंत्र में जनता ही सबसे ऊपर होती है। जनता ही तय करती है कि क्या सही है, क्या गलत है। और जब जनता जाग जाती है तो बड़ी से बड़ी सत्ता को घुटने टेकने पड़ते हैं। इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है और आगे भी होगा। प्रियंका भारती के अलावा नेहा राठौड़ ने भी इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। नेहा राठौड़ आज बहुत ज्यादा मायूस है, साथ ही साथ इस सरकार पर बहुत गुस्सा भी है। इस सरकार की कार्यशैली को लेकर के नेहा राठौड़ ने कई सारे गंभीर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि ये जो सरकार है, डरपोक सरकार है, ये बेशर्म सरकार है, और ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। सुनिए नेहा राठौड़ ने क्या कुछ कहा है। सरकार सोनम वांगचुक जी से प्रेम पूर्वक अनशन खत्म करने का निवेदन भी कर सकती थी। पहले सरकारें ऐसा करती थी।
लेकिन न भाजपा सरकार में इस्तीफे होते हैं न ही निवेदन किया जाता है। भगत सिंह और उनके साथियों ने जब जेल में भूख हड़ताल की थी तब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके साथ ऐसी ही जबरदस्ती की थी। जाहिर है ब्रिटिशर्स के खास रहे लोगों की सरकार में भी यही होना था। तो प्रेम पूर्वक बात करने की बजाय इस सरकार को सैकड़ों पुलिसकर्मी भेजकर सोनम जी को जबरदस्ती उठवाना ज्यादा आसान लगा। हालांकि किसी कायदे के मिनिस्टर या सांसद को भेजकर एक बार बातचीत की जा सकती थी, लेकिन बातचीत लोकतंत्र की पहचान होती है और ये सरकार ठहरी भाजपा सरकार। ये आदमी जो भूख हड़ताल पर बैठा था, क्या ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए बैठा था? सोनम वांगचुक जी के अनशन के खिलाफ बोलने वाले हर इंसान पर ला। तो ये थी नेहा सिंह राठौर, जिन्होंने बहुत ही सटीक तुलना की है इस सरकार की उन ब्रिटिश हुकूमत से जो हमारे देश पर राज करती थी। और सोचिए दोस्तों, जब आपकी अपनी चुनी हुई सरकार की तुलना ब्रिटिश हुकूमत से होने लगे तब समझ लीजिए कि हालात कहां तक पहुंच चुके हैं। जब भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने जेल में भूख हड़ताल की थी तब भी ब्रिटिश सरकार ने वैसी ही जबरदस्ती की थी जैसे आज सोनम वांगचुक के साथ हो रहा है। और ये तुलना नेहा सिंह राठौर ने यूं ही नहीं की, क्योंकि तरीका बिल्कुल वही है। वो जमाना और था, ये जमाना और है, लेकिन तानाशाही की भाषा एक जैसी होती है। वो पर्दा लगा करके नहीं होती थी, ये पर्दा लगा करके हो रही है। वो खुले में होती थी, ये सादी वर्दी में हो रही है। बस इतना ही फर्क है दोस्तों। और नेहा सिंह राठौर ने एक और बहुत जरूरी बात कही कि सरकार अगर चाहती तो प्रेम पूर्वक बात कर सकती थी, एक मंत्री भेज सकती थी, एक सांसद भेज सकती थी, लेकिन इस सरकार ने वो रास्ता नहीं चुना, क्योंकि बातचीत लोकतंत्र की पहचान होती है और ये सरकार तो लोकतंत्र में यकीन ही नहीं रखती। इसीलिए संवाद की जगह पुलिस भेजी गई, विनम्रता की जगह डंडा भेजा गया, समझाने की जगह जबरदस्ती की गई। और यह सब उस आदमी के साथ हुआ जो शांति से बैठ करके अनशन कर रहा था, जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं बल्कि देश के बच्चों के भविष्य के लिए बैठा था। नेहा राठौर ने साफ कहा है कि सोनम वांगचुक के अनशन के खिलाफ बोलने वाले हर इंसान पर लानत है। और यह बात एकदम सटीक है, क्योंकि जो लोग एक ऐसे आदमी के अनशन के खिलाफ बोल सकते हैं जो देश के बच्चों के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर बैठा हो, उन लोगों का कोई ईमान नहीं है, कोई ज़मीर नहीं है। सिर्फ प्रियंका भारती और नेहा राठौर ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद भी इस समय सोनम वांगचुक के समर्थन में आ चुके हैं। और यहां आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद पहले भी जंतर मंतर पर जा चुके हैं, सोनम वांगचुक से मुलाकात कर चुके हैं। आज जब चंद्रशेखर आजाद को पता चला कि पुलिस ने जबरन उन्हें वहां से हटा दिया तो उन्होंने एक्स पर एक बहुत ही दमदार पोस्ट किया। चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि लोकतंत्र एक बार फिर से शर्मसार हो गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 21 दिनों से शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक जी को सादे कपड़ों में पहुंचे पुलिस कर्मियों द्वारा जबरन अस्पताल में ले जाना और उनके साथियों के साथ मारपीट करके उन्हें हिरासत में लेना बेहद निंदनीय है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है। चंद्रशेखर आजाद ने आगे लिखा कि इससे पहले 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर के महीनों तक धरने पर बैठे पूर्व सैनिकों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। देश का गौरव बढ़ाने वाले महिला पहलवानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी इसी तरह बलपूर्वक हटाया गया था और अब सोनम वांगचुक जी के सत्याग्रह के साथ भी यही व्यवहार किया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने बहुत जरूरी सवाल उठाया कि क्या शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार केवल सत्ता की सुविधा तक ही सीमित रह गया है? और उन्होंने प्रकृति से प्रार्थना की है कि सोनम वांगचुक जी को उत्तम स्वास्थ्य, शक्ति और लंबी उम्र मिले। तो यहां चंद्रशेखर आजाद सरकार की पोल पट्टी खोल रहे हैं और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि लोकतंत्र एक बार फिर से शर्मसार हो चुका है, क्योंकि जब इस देश में आंदोलन हुआ तब सरकार उस आंदोलन से डरी और उस आंदोलन को कुचलने का काम किया। और यही सोनम वांगचुक जी के सत्याग्रह के साथ भी हुआ। पूर्व सैनिक हो, महिला पहलवान हो, किसान हो या फिर आज सोनम वांगचुक हो, सरकार का पैटर्न एक ही है। पहले अनसुना करो, फिर बदनाम करो और अंत में पुलिस भेज दो। बस यही 3 कदम है इनके पास। मोदी सरकार की रणनीति में कहीं बातचीत नहीं है, कहीं भी संवाद नहीं है, कहीं भी सहानुभूति नहीं है, कहीं भी इंसानियत नहीं है। इस बीच सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात यह है कि सोनम वांगचुक जी की पत्नी गीतांजलि ने देश के नाम एक बहुत खास संदेश भेजा है। और यहां असली सवाल यह है कि क्या 20 तारीख को सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंदोलन 20 तारीख को होने जा रहा है। संसद का घेराव करने का प्लान बनाया जा रहा है और चंद्रशेखर आजाद भी उस आंदोलन में शामिल होंगे। लेकिन जो सरकार के लिए सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि गीतांजलि ने सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर से जो वीडियो जारी किया है उसमें उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए गीतांजलि ने क्या कुछ कहा है। अभी मैं ये सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ जहाँ पर सोनम वांगचुक को एडमिट किया गया है
आज सुबह उन्हें जंतर मंतर की साइड से यहाँ पर लाया गया, बिना उन्हें बताए या बिना मुझे बताए। और कल शाम को ही सफदरजंग के ही डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया था और सारे वाइटल्स नॉर्मल थे और पोटेशियम उनका 4.3 था शाम को 4:15 बजे। लेकिन अभी हमें कह रहे हैं कि पोटेशियम 2.9 हो गया है और लाइफ थ्रेटनिंग है। लेकिन जब हमने कहा कि रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हम बिना रिपोर्ट के कुछ भी उनको देना नहीं चाहते हैं, मैंने क्लियरली ये कहा है कि कुछ भी ओरल या इंट्रावेनस बिना मेरी कंसेंट के उनको नहीं दिया जाएगा और जो भी दिया जाएगा वो रिपोर्ट के बेसिस पे दिया जाएगा। लेकिन वो हमें वो रिपोर्ट दिखा तो रहे हैं जिसमें 2.9 है उनका पोटेशियम, लेकिन दे नहीं रहे। तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से मुझे ये ट्रस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। और ऊपर से अगर ये मेडिकल ही इशू था तो इतने पुलिस यहाँ क्या कर रही है? और सेकेंडली हमारा फोन हमें क्यों नहीं ले जाने दिया जा रहा सोनम को? तो ये जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल नहीं है, जैसे सफदरजंग प्रिजन है, ऐसा लग रहा है। इतनी सारे पुलिस हैं उस फ्लोर पे और जो 2.9 ये कह रहे हैं जिसके बेसिस पे ये इंट्रावेनस देना चाहते थे पोटेशियम, जो मैंने मना कर दिया है, वो 2.9 मेडिकली पॉसिबल नहीं है कि एक ही शाम में 4.3 से 2.9 आ जाए। तो आपने सुना क्या क्या कुछ कहा है सोनम वोंगचुक जी की पत्नी ने, और उनकी बातों में जो सबसे गंभीर बात है वो ये है कि सफदरजंग अस्पताल जो एक अस्पताल है वो वहां वो एक जेल जैसा नजर आ रहा है। इतनी पुलिस वहां तैनात की गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सरकार को डर है कि कहीं सोनम वोंगचुक अस्पताल से बाहर ना निकल आए, कहीं वो 20 तारीख के मार्च में शामिल न हो जाए, इसलिए अस्पताल को जेल बना दिया गया है, इलाज के नाम पर कैद कर लिया गया है। और ये कोई इलाज नहीं है, ये तो एक तरह की हिरासत है, सिविलियन हिरासत है, जिसमें कोई कानूनी कागज नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, बस अस्पताल के नाम पर बंद कर दिया गया है। और गीतांजलि ने जो सबसे बड़ा दावा किया है वो ये है कि उनके पति को जबरदस्ती दवाइयां देने की कोशिश की जा रही है, और वो भी ऐसी दवाइयां जिनकी जरूरत ही नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी की जा रही है, जो लेवल्स नॉर्मल है उन्हें असामान्य दिखाया जा रहा है ताकि जबरदस्ती इंजेक्शन दिए जा सके। यह बहुत ही गंभीर आरोप है, और अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है, यह मेडिकल एथिक्स का भी उल्लंघन है। और गीतांजलि ने आखिर में जो बात कही है वो सबसे शानदार है। उन्होंने कहा कि अगर सोमवार को सोनम वोंगचुक खुद शामिल नहीं हो पाए तो वो खुद अपने पति को रिप्रेजेंट करते हुए यात्रा की अगुवाई करेगी। अब सरकार क्या करेगी? क्या गीतांजलि को भी उठा लेगी? क्या हर उस आदमी को उठा कर ले जाएगी जो सोनम वोंगचुक की जगह लेता जाएगा? तो हौसले को कोई बीमारी नहीं रोक सकती। वैसे भी सोनम वोंगचुक कोई बीमार नहीं है। सरकार को तो बस एक बहाना चाहिए था कि सोनम वोंगचुक को वहां से कैसे हटाया जाए, और सरकार को यह बड़ा मौका मिल गया। सरकार को तो चाहिए था कि अपने मंत्री को इस्तीफा दिलवाते, मोदी जी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसके बदले में सोनम वोंगचुक को वहां से हटा दिया। हटाना चाहिए था अपने मंत्री को, लेकिन सोनम वोंगचुक को वहां से हटा करके सरकार ने अपनी ही पैर पर कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अब यह मामला और बड़ा हो चुका है। जो लोग पहले नहीं जानते थे वो भी अब सोनम वोंगचुक को जानने लगे हैं, जो लोग पहले चुप थे वो भी अब बोलने लगे हैं, जो लोग पहले तटस्थ थे वो भी अब सोनम वोंगचुक के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। और यही इस सरकार की सबसे बड़ी गलती है। सरकार सोचती है कि आवाज दबाने से आवाज खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप एक आवाज दबाते हैं तो 10 नई आवाजें उठ खड़ी होती है। जब आप एक हाथ बांधते हैं तो सैकड़ों हाथ खुल जाते हैं। जब आप एक अनशन तोड़वाते हैं तो देश भर में दर्जनों नए अनशन शुरू हो जाते हैं। यह लोकतंत्र का चरित्र है जो सरकार समझ नहीं पाई और शायद कभी समझेगी भी नहीं, क्योंकि जिनकी सोच ही तानाशाही की है वो लोकतंत्र को कैसे समझेंगे। कहा जा रहा है कि देश की जनता इस समय इस सरकार से त्रस्त हो चुकी है, इस सरकार से नाराज चल रही है। आने वाले चुनाव में जनता इनको जरूर सबक सिखाएगी, क्योंकि जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है। जनता को याद होगा कि कैसे एक शांतिपूर्ण अनशन को कुचला गया, कैसे सफेद पर्दे लगा करके एक बुजुर्ग को उठाया गया, कैसे अस्पताल को जेल बनाया गया, कैसे इलाज के नाम पर हिरासत दी गई। ये सब जनता के जहन में दर्ज हो रहा है, और जब वक्त आएगा तो इसका हिसाब भी होगा। 20 तारीख का जो संसद मार्च होने वाला है वो अब सिर्फ लद्दाख का मार्च नहीं है, वो अब देश भर का मार्च बन चुका है। हर शहर हर कस्बे में लोग तैयारी कर रहे हैं, मिस कॉल अभियान चल रहा है, सोशल मीडिया पर हैशटैग चल रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं, छात्र जुड़ रहे हैं, आम आदमी जुड़ रहा है। और सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि इस आग को कैसे बुझाए, क्योंकि जितना दबाओगे उतना
उठेगा, जितना कुचलोगे उतना उगेगा। ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप सोनम वांगचुक का समर्थन करते हैं तो कमेंट में लिखिए आई सपोर्ट सोनम वांगचुक। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी जरूरी खबरें आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।